नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सीटेट की क्लास में। दोस्तों आज हमारी ईवीएस पेडागोगी की छठी क्लास है, लेकिन आज ये क्लास रिकॉर्डेड है क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं इस क्लास को पहले ही रिकॉर्ड कर देता हूँ और आपको जो टाइम है उस टाइम पे ये क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी जो डेली टाइम है उसी टाइम ये क्लास शुरू हो रही है, ऐसा समझिए। लेकिन किसी कारण से मुझे कहीं जाना पड़ा था, तो इसलिए मैं इसको अभी रिकॉर्ड कर देता हूँ। चलो भी तो शुरुआत करते हैं। आज ये हमारी छठी क्लास है और अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सीटेट एग्जाम 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर सारी क्लास को आप देख सकते हो। क्योंकि अगर आप क्रम वाइज चलेंगे तो जो क्वेश्चन का लेवल है वो हमने पहले बेसिक रखा है और बेसिक से धीरे धीरे हम बढ़ाते चल रहे हैं, और जब लास्ट होगा यानी जब बिल्कुल आप लास्ट स्टेज पे होंगे तो बिल्कुल एडवांस लेवल होगा जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार जो प्रीवियस की क्लास है उनको जरूर आप एक बार देख लें, सारी प्लेलिस्ट में बनी हुई है। चाहे आप 2x पर देख लें चाहे 1.5x पर, जैसा आपको उचित लगे उसके अनुसार देख लें। और उन क्लास को देखकर ये भी बताएं कि वो आपको क्लास कैसी लगी, क्या हमें परिवर्तन करना है, किस प्रकार से आपको क्लासेस समझ आ रही हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ज्यादा देर न करते हुए। पहला क्वेश्चन सीधा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, खेल जो हम खेलते हैं, ठीक है, प्रकरण यानी एक टॉपिक है। प्रकरण का मतलब आप समझ लेना, प्रकरण का मतलब क्या होता है, टॉपिक से होता है। खेल जो हम खेलते हैं के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारिता, ये आप लाइन पढ़ो, अधिकतम भागीदारिता के लिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। तो जब भी आप किसी प्रश्न पत्र को पढ़ें तो आपको करना क्या है, यानी ये नीचे जो भी आपको टेक्निकल वर्ड लगते हैं तो उनको आप क्या करें, अंडरलाइन कर लें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्वेश्चन को ढूंढने में। तो अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी। उन्होंने कहा है कि जब आप क्या करें, यानी ये वाला टॉपिक पढ़ाएं जो लिखा हुआ खेल जो हम खेलते हैं, तो किस तरह की शिक्षण अधिगम सबसे प्रभावी होगा देख लेते हैं। विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना, उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना, यानी विभिन्न खेलों के क्या बनाना, खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। ठीक है, सेकंड क्या है, शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। देखो, नाम याद करने के लिए कहना तो ऐसी तो कोई बात होती नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी देखते हैं। शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी, शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। आधारित क्या है जी, पहले टेलीविजन देखो और सामान्य परियोजनाएं बनाओ। क्या यह बात सही हो सकती है, आगे देखते हैं। शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, क्योंकि ये सबसे क्या है, सबसे बेहतर है, क्योंकि आपसे यही उम्मीद की जाती है कि आप बच्चों को करके सिखाएं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, जब करेंगे तभी तो सीखेंगे। और हमारा टॉपिक भी क्या है, खेल जो हम खेलते, तो आप उनको खिलाओ, उनको दिखाओ, तो वो चीज उस चीज को फील करेंगे, तभी सबसे बेहतर क्या होगा, शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाएं। और जब खेल के मैदान में ले जाएंगे तो वो सबसे बेहतर खेलना सीख जाएंगे। तो पहले का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी, यानी दूसरा टॉपिक क्या है, कक्षा 3 में हमारे दोस्त पक्षी। देखो, आप इन चीज को जरूर नोट किया करो कि टॉपिक क्या है। हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति, ये जो नलिनी है ना, नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। मैं थोड़ा सा भी ये बढ़ रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। चलो आगे देखो, नलिनी पद्धति का प्रयोग करती है, क्या पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। अच्छा जी, वो क्या कर रही है, वो टॉपिक पढ़ा रही है हमारे दोस्त पक्षी। तो पहला क्या काम किया, पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, ठीक है जी। सेकंड क्या, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। अच्छा जी, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना, ठीक है जी। ये आपके क्या है जी, 3 है जी। चलो आगे देख लेते हैं। अब नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है, तो क्या बोलेंगे, उसने 3 चीज दिखाई है। पहले पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाए, भाई उनको क्या दिखाया, वृत्त चित्र दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद यानी पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट दिखा दिए, ठीक है, और उनका क्या कर दिया, संक्षेप में वर्णन कर दिया, यानी शॉर्ट में। उसके बाद क्या है, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले गए और बिल्कुल उनके क्या है, फिजिकली पक्षियों का ध्यान से देखने के लिए कह दिया, ऑब्जर्व करो आप इनको। अच्छा जी, अब क्या कर रही है, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, ठीक है जी। दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, ये तो आप बिल्कुल इसको काट दीजिए, तो होगा ही नहीं।
शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, आगे अपनी पाठ योजना का पालन करना। ये गलत है, पाठ योजना का तो पालन करना ही नहीं है। अब आप ए या सी में से देखें सबसे बेहतर कौन सा है। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरी करना, यानी बहुबुद्धि यानी मल्टी इंटेलिजेंस वाले भी बच्चे रहते हैं हमारी क्लास में, वो किसी तरीके से सीखना चाहते हैं, कोई किसी तरीके से सीखना चाहता है, और विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का तो कोई मतलब है ही नहीं। पहली बात तो ये समझो, तो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो शिक्षार्थी जिस माध्यम से सीखना चाहते हैं उस माध्यम से वो सीख जाएंगे, तो क्या होगा, ए बिल्कुल सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेता हूं क्योंकि बार बार क्या है वो बढ़ रहा है। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा, यानी वृक्ष का संरक्षण कैसे करना, ये कॉन्सेप्ट है के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं। जो गुंजन है ना, वो क्रियाकलापों का क्या कर रही है, आयोजन कर रही है। अच्छा जी, अब क्या है जी, पहले तो इनका नाम समझो, इनका नाम क्या है, गुंजन, और टॉपिक क्या है, वृक्ष का संरक्षण। ठीक है जी, पहला पढ़ो। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि भी एक वृक्ष को अपना और उसकी देखभाल करें। बात तो सही है भाई, शिक्षार्थियों से उम्मीद करी जा रही है कि वो क्या करें, एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें, अच्छी बात है। दूसरा क्या, वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे हिसाब से सबसे ये भी अच्छी बात है। तीसरा, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, यह भी मेरे हिसाब से बेहतर है। आगे क्या, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, यह मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना। अब प्रश्न क्या है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी है। यानी इन चार में 3 इफेक्ट डालनी है और एक इफेक्ट नहीं डालनी है, तो क्या बोलेंगे, सर जी इसमें जो सबसे कम प्रभावी है ना, तो वो कौन सी है, चौथी सबसे कम प्रभावी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 प्रभावी है और एक प्रभावी नहीं है। जो प्रभावी नहीं है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आंचल अपनी कक्षा 5 में, अब आंचल है जी, ये मैडम है, आंचल अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती हैं। देखो, गहन जांच पड़ताल वाले, और मैंने आपसे कहा कि जब भी आप क्वेश्चन करें ऑफलाइन मोड में होगा तो उनको अंडरलाइन कर लें जो कीवर्ड है, और कल्पना परक यानी इमेजिन वाले क्वेश्चन है पूछती है। इसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य उनमें किस चीज का सुधार करना होता है बच्चों में। अच्छा जी, देख लेते हैं। संवेगात्मक कौशल, संवेगात्मक मतलब उनमें जो संवेगात्मक कौशल है उसको विकसित करना है। सेकंड क्या, चिंतन कौशल, बोलने संबंधी कौशल और अवलोकन कौशल। अब मेरी बात समझो आप, उन्होंने कहा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाली, जिसमें मतलब गहन जांच करनी पड़े। अच्छा जी, और कल्पना परक, अब कल्पना की जा रही है तो क्या बोलेंगे, बोलने संबंधी तो है ही नहीं, अवलोकन भी नहीं किया जा रहा किसी चीज का देखकर। अब 2 हैं, संवेग आत्मक कौशल है और चिंतन कौशल है। तो मेरी बात समझिए, गहन जांच पड़ताल हो तो चिंतन करना सिखाएंगे, तो क्या बोलेंगे, संवेगात्मक भी नहीं होगा, बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण आपको पता है कि बच्चे में हमें जो उसकी चिंतन शैली है ना उसको डेवलप करना है कि वो कैसे चिंतन करना सीख जाए, तो क्या होगा, इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि वह, देखो ध्यान से पढ़ना, कक्षा 5 के शिक्षार्थी को यदि यह समाप्त हो जाए, ये क्या है जी, ये आपका पाठ है, यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला, ये शीला है जी, शीला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। परीक्षण मतलब टेस्ट। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। देखो क्या बोल रही है, नहीं समझ पाए, तो इसका एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं संक्षेप में। उन्होंने कहा है कि शीला ने एक टॉपिक पढ़ा है, यदि यह समाप्त हो जाए, टॉपिक पढ़ा है, उसके बाद उन्होंने टेस्ट लिया और टेस्ट में उससे पता लगा कि बहुत सारे बच्चे इस अवधारणा को ही समझ नहीं पाए। तो क्या कारण है उसका, ठीक है जी, शिक्षार्थियों को संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। ऐसी तो कोई बात है नहीं भाई, बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर से तो कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं है।
दूसरी बात, यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने के योग्य नहीं था। ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें सब कुछ पास हो गई जाती है कि उनका जो चिंतन लेवल है वो किस लेवल का है, तो ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। भाई रोचक अगर नहीं है तो ऐसी तो बात है नहीं कि रोचक नहीं लगा, भाई हमें तो पढ़ाई करनी है ना, तो क्या बोलेंगे, सी भी नहीं है। उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। इसका क्या है, उसने सही पद्धति का प्रयोग ही नहीं किया। अगर वो सही माध्यम, सही मोड में पढ़ाने का प्रयास करती, कौन शीला, तो वो क्या हो जाता, वो पाठ को अच्छे से समझ जाते और टेस्ट में भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस करते वो। तो क्या बोलेंगे सर जी, डी इसमें क्या है, सही आंसर है, क्योंकि ये कारण है जिससे बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन, एक पाठ है जिसका क्या नाम है जी, सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है, यानी एक पाठ है जिसका नाम क्या है, सर्वेक्षण और लेखन। अब इनमें से कौन सा है उसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है जी, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। ठीक है, ध्यान रख लेना, इन दो को ध्यान रखना, सर्वेक्षण और लेखन। विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना। ठीक है जी, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशल में सुधार करना, शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। अब देखो उन्होंने कहा है सर्वेक्षण और लेखन, मेरी बात समझे, पहला ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है जी, अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजे और सीखे। भाई अगर वो चीजों को खोजते हैं तो तभी क्या है, वो सीखते हैं। तो क्या बोलेंगे, ए सबसे बेहतर आंसर है अन्य के मुकाबले, क्योंकि देखो उनकी आधारभूत अवधारणाओं का कोई मतलब नहीं है, व्यवहारिक कौशल का कोई मतलब नहीं है, बच्चे हैं, सामान्य जानकारी जी के जीएस का यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं है। तो क्या बोलेंगे सर जी, सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, एक उनमें अवसर उपलब्ध कराना है और जिससे वे चीजों को खोजें और खोजकर उन चीजों को सीख जाएं। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर देने से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखनी है, कि वो बच्चे छोटे हैं और उन्हें हमें चीजों को करके सिखाना है। ठीक है, और मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर आप जितनी भी प्लेलिस्ट में सारी ईवीएस और पेडागोगी की क्लास है तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूं। अगर आपने सारी क्लासों को एग्जाम देने से पहले देख लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक मास्टर वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें पूरी क्लास का क्या एक निचोड़ भी लेके आऊंगा लास्ट में। ठीक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, संक्षेपण में ही तो होता है ईवीएस। इसकी फुल फॉर्म शायद पूछिए, इन्वायरमेंटल सोर्सेज नहीं जी, स्किल्स नहीं जी, साइंस नहीं जी, क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज होता है। क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंटल क्या होता है, स्टडीज होता है, यानी क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन। इसको मैं लिख देता हूं, क्या बोलेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरणीय अध्ययन। ठीक है जी, ये बात आप समझ लेना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे आएंगे, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, यानी दिल्ली है उसके सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है जी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। अब ऐसा समझिए, मान लीजिए दिल्ली यहां है, अब इसके सापेक्ष हमें बात करनी है, किसकी जी, शिमला। तो भैया शिमला कहां है, ऊपर है, क्या बोलेंगे, शिमला यहां है। ठीक है जी, ये होगी शिमला। ठीक है जी, ये क्या है जी, दिल्ली। उसके बाद क्या पूछा, भोपाल, तो क्या करेंगे जी, भोपाल है यहां, भोपाल है यहां। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या कहा ऑप्शन में, अच्छा दिशा पूछिए, तो क्या बोलेंगे, एक उत्तर में है और एक क्या है, दक्षिण में, यानी ये तो उत्तर में हो गई भाई, ये क्या होगी, उत्तर में होगी, और भोपाल क्या हो गया भैया, दक्षिण में हो गया। तो क्या बोलेंगे सर जी, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक उत्तर में है दिल्ली के सापेक्ष और एक दक्षिण में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यानी जो प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाई जाती है उसमें एक उद्देश्य नहीं, यानी तीन तो उद्देश्य हैं। देखो ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा ना सही से समझो, इनमें तीन तो हैं, एक नहीं है, उसी को पकड़ना है। ठीक है जी, शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। देखो पहला ही गलत है, हमें बच्चों को कड़े अनुशासन में तो रखना ही नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, तो पहला गलत कर दो। लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करेंगे क्यों प्रश्न हमारा गलत ना हो जाए।
बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल उनको प्रेरणा देनी चाहिए, उनको मोटिवेशन देना चाहिए कि भी आप क्वेश्चन क्वेरी करें, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछें जिससे आपके डाउट क्लियर हो। ठीक है जी। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश, जो उनका निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी जो आसपास की चीजें हैं उनसे भी सीखना चाहिए। कक्ष में होने वाले अधिगम यानी जो लर्निंग होती है, सीखने की प्रक्रिया को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, यानी जो कक्षा में चीजें हो रही है ना उनको बाहर की दुनिया से जोड़ना भी है। तो क्या बोलेंगे, BCD तीनों सही है और एक गलत है, और जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ये बात भी आप समझ लेना। आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, ठीक है जी, साथ ही कुछ गुड़ यानी गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहले तो आपको इन पदार्थों में यह चीज देखनी है कि इन पदार्थों में किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है। तो क्या बोलेंगे सर जी, गुड़ में तो क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। ठीक है जी। आंवले में भी लोहे की मात्रा पाई जाती है, पत्तीदार में। तो इसका मतलब है कि ऐसा कोई रोग है उसको जिसमें लोहे की अंश बहुत कम है उसके अंदर। तो लोहा जिसके अंदर कम होता है, लोहा अंश कम होता है, तो उसको एनीमिया रोग होता है। अब देख लो, है ये एनीमिया, क्या बोलेंगे, एनीमिया उसको रोग है, इसलिए वो क्या कर रहा है, लोहांश पदार्थ खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके की बात कर रहा है, यानी किस प्रकार से खाना बनाया जाता है। एक समूह सेक कर, उबाल कर। भाई सेक कर भी बनाया जाता, उबाल कर भी बनाया जाता, बेल कर नहीं। बेल कर तो क्या बनाया जाता है भाई, बेल कर खाना थोड़ी बनाया जाता, रोटी बनाई जाती है। तल कर, भिगो कर, भून कर, तो तल कर भी बनाया जाता, भिगो कर नहीं बनाया जाता, भून कर भी बनाया जाता है। सेक कर, तल कर, भून कर, तो ये मेरे हिसाब से सही है। क्यों, इसमें सेक कर भी है, तल कर भी और भून कर भी है। उबाल कर, गूंथ कर, भून कर, तो उबाल कर भी बनाया जाता है, गूंथ कर नहीं बनाया जाता, और भून कर भी, क्योंकि आटा गूंथा जाता है। तो क्या बोलेंगे, सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाए, क्योंकि भोज्य पदार्थों को हम क्या कर सकते हैं, सेक कर, तल कर और भून कर बना सकते हैं। तो एक ग्रुप हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे आएंगे। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। बिल्कुल सही बात है। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी आप समझ लेना, इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आता ही आता है। ठीक है, आगे। इस पेड़ की जड़ों की गहराई या इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी हो जाती है, यानी उन्होंने कहा इसकी जड़ों की जो गहराई है ना, इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुना, यानी जितनी इस पेड़ की ऊंचाई है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना आप, इस पेड़ की जितनी ऊंचाई है उसकी, यानी जो जड़ें हैं ना, ये जड़ें जो हैं ये आप 30 गुना, मतलब आप समझ पा रहे हो, अगर इसकी ऊंचाई x है तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30x। आप मेरी बात समझो। अच्छा जी, अब क्या कहा है, यह पेड़ कहां पाया जाता है? यह पेड़ पहली बात तो रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। आप देख लो, क्या बोलेंगे सर जी, ये तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ऐसा प्रश्न हर सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे खेजड़ी का है, रेगिस्तानी ओक है, कुछ फेवरेट प्रश्न होते हैं। मधुमक्खी का पूछा जाता है, एक चीलबाज कौवे का पूछा जाता है, हाथी से पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न जो कॉमन है आते ही आते हैं। ठीक है, और सुपर टेट में भी आते हैं। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। माउंट एवरेस्ट से भी प्रश्न आता जाता है परीक्षाओं में। यह नेपाल का एक भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बिल्कुल सही बात है, यही पहला ही सही हो गया। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है, ये बात समझ लें। लेकिन जब बर्फबारी होती है तो इसकी संख्या कितनी पहुंच जाती है? लगभग जो है 8900 मीटर तक ये पहुंच जाती है। जब इसमें क्या होती है, बर्फबारी होती है, तो ये बर्फ पड़ जमती रहती है, तो इसलिए बढ़ जाती है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल का भाग है, हिमालय का। आगे आएंगे। कांसा यानी ब्रांज, कांसा जानते हो ना, कांसा ब्रांज सबसे ज्यादा प्रश्न आता है कांसे से। दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातु है भैया, तांबा और टीन। क्या बोलेंगे? तांबा और टीन कितनी होती है? 68%। और प्लस क्या होती है? 32%। क्या होती है जी? 32%। इस प्रकार के रेशो में बटी होती है, और बहुत ज्यादा। एक मुझे सभ्यता का नाम बताओ जो कांस्य युगीन सभ्यता हो, तो क्या बोलेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता थी जी। को क्या बोलेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा,
ताम्रपाषाण कौन सी थी, तो बोलेंगे जो पहली थी, पहली कौन सी थी, पाषाण कालीन सबसे पहली, दूसरी कांस्ययुगीन, और तीसरी सभ्यता जिसको वैदिक कालीन सभ्यता कहा जाता है वो लोहयुगीन, क्योंकि लोहे की खोज तीसरी सभ्यता में हुई थी। लगभग कब हुई थी, 900 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे कब हुई थी, 900 ईसा पूर्व में। आगे आएंगे, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, यानी उनकी जो देखने की क्षमता होती है, जो दूरी होती है वो हमसे कितनी होती है, 4। यानी मानव अगर कितना देख रहा है, मानव अगर x देख रहा है तो जो पक्षी है ना, पक्षी वो कितना देख रहा है, 4x देख रहा है। समझ रहे हो ना। मान लीजिए ये कितनी जी, मान लीजिए 1 किलोमीटर देख रहा है ये, तो ये जो पक्षी है कितनी देख लेगा, 4 किलोमीटर। ये बात समझ लेना। अच्छा जी, तो ये कौन सा पक्षी है भैया, सबसे जो नजर तेज और दूरी तक देख सकते हैं वो चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों ही बड़े ही शार्प और तेज देखने वाले होते हैं। बहुत इनकी नजर बहुत तेज और पैनी होती है। तो क्या बोलेंगे, कहते हैं ना चील जैसी नजर है ना, बाज जैसी नजर एकदम। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछी जाती है। आगे, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर, यानी जो पोषण है, न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है, उस पर एक प्रकरण पढ़ा रही है, टॉपिक पढ़ा रही है। ठीक है जी, चाहती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, शालिनी बच्चों को एक टॉपिक पढ़ा रही है पोषण का, तो इनमें से क्या उसे करना चाहिए, क्या जी, देख लो। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए, लेकिन उससे सबसे बेहतर क्या हो सकता है छोटे बच्चों के लिए, वो ध्यान में रखना हमें। ठीक है जी, आगे है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग। एक तो विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण, विभिन्न प्रकार के भोजन के क्या दिए जा रहे हैं, उदाहरण, और एक क्या दिखाया जा रहा है, चार्ट दिखाया जा रहा है। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, ये टिफिन बॉक्स वाला प्रश्न ज्यादा आता है अभी। उसके तत्वों का अवलोकन करें कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, और उसके बाद उनकी व्याख्या करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर यहाँ सी है, क्योंकि जो हमारी शालिनी मैडम है वो क्या कहेंगी बच्चों से कि आप अपने टिफिन बॉक्स खोल ले और क्या क्या लाए हैं, किसमें किस तत्व की मात्रा ज्यादा, यानी पोषक तत्व किसमें ज्यादा, वो व्याख्या करेगी, तो बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो सी बिल्कुल सही है। बाकी श्याम पंट पर पाचन तंत्र का चित्र बनाना ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, सी बिल्कुल सही है। आगे आएंगे, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। मेरी बात समझिए आप, उन्होंने कहा है जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह क्या क्या शिक्षार्थियों में मदद करेगा, क्या चीज डेवलप करेगा, देख लेते हैं। दैनिक समय सारणी की चर्या में बदलाव, भैया इसका तो कोई मतलब नहीं है। समय सारणी का मतलब क्या है, कोई मतलब थोड़ी है जीव जंतुओं के बाद घुमा कर लेके जाना। कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ये तो मेरे बात सही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए। नहीं भाई, पालतू कैसे बनाया जाए इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो क्या बोलेंगे, गलत है। जीव जंतु के संरक्षण के कौशलों का विकास करना, लेकिन उन्होंने कहा है जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करते, यह शिक्षार्थियों मदद करेगा। क्या बोलेंगे, बी सबसे बेहतर है। क्यों, जो उन्होंने कक्षा में पढ़ा है उसको वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना है, तो सबसे बेहतर, क्योंकि हमें रिलेट करना है चीजों को। क्या बोलेंगे, हमें चीजों को रिलेट करना है। जब तक हम रिलेट नहीं कर पाएंगे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी, ना ही बच्चे सीख पाएंगे। ठीक है, और मैं वादा कर रहा हूं आपको 30 में से 30 नंबर आपको ईवीएस में दिलाने के, इतना आप अपने भाई पर विश्वास करना। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। यानी एक बच्चा है, उसने अपने घर के विषय में लिखा है। क्या लिखा है, मैं उस गांव से आया हूं, मैं उस गांव से आया हूं, यहां उस गांव से छूट गया, ठीक है, त्रुटि है। मैं उस गांव से आया हूं, मैं उस गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10-12 फुट, यानी 10-12 फुट का मतलब हो गया 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने हैं। उन्हें मजबूत, क्या बोलेंगे, उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से लकड़ी के बने होते, यह घर अंदर लकड़ी के बने होते। यह गांव होना चाहिए,
यह गांव होना चाहिए। भाई आपको पता है सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में होती है, और उसी में क्या किया जाता है, इस प्रकार के बांसों का प्रयोग किया जाता है जिससे पानी ना भरे। अब पूर्वोत्तर का राज्य कौन सा है, तो क्या बोलेंगे, ये 3 नहीं है जी, कोई सा भी, यहां असम है। और असम में लगभग क्या बोलेंगे, असम में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा भी हो जाती है। जबकि असम का ही एक पड़ोसी राज्य है मेघालय, इसको याद रख लेना, मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और कितनी हो जाती है, 1400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। और कौन सा क्षेत्र है, मानिसराम, कौन सा क्षेत्र है, मानिसराम क्षेत्र है, यहां पर होती है। और एक चीज और ध्यान रख लेना, क्या चीज ध्यान रखनी है, ये किस पहाड़ी में, ये और ध्यान रख लेना किस पहाड़ी में है, मानिसराम, तो ये ध्यान रख लेना खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। रूपात्मक क्या बोल रहा है, रूपात्मक आकलन का एक समुचित कार्य नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं भी क्या नहीं है एक बार पढ़ के। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज कराना, ठीक है जी, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को क्या करना है जी, दर्ज करना है, तो काट दो, ठीक है जी। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह अंकन वाले आरेख बनाना, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की। देखो पहले तो इसको काट दो, हमने प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं, दोबारा से देखते हैं कहना क्या चाह रहा है। हमने पहली बात प्रश्न को सही से नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ते एक बार, जल्दीबाजी में कर गए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। रूपात्मक यानी उसके रूप का आकलन करने के लिए, तो इसमें 3 सही है और 1 गलत है। 3 में रूप की गणना हो रही है, 1 में नहीं होगी। कौन कौन से में, क्या बोलेंगे, दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलाप को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, ठीक है जी, जो प्रयोगात्मक क्रियाकलाप किए हैं। दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्ह अंकन वाले आरेख बनाना, चिन्ह अंकन वाले, ये तो सही है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना, देखो क्रियाकलाप को अवलोकन करके दर्ज करना, पहला भी सही है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना क्योंकि रूपात्मक नहीं है। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा लिखना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये रूपात्मक आकलन हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, और जो नहीं है वो सी नहीं है, क्योंकि हमें चर्चा की बात नहीं करनी है, हमें रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य जो नहीं है, तो सी नहीं है, ठीक है जी, सी नहीं है। आगे आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। क्या बोलेंगे, उल्लू, कोयल, कौवा, मैना। भैया उल्लू ऐसा है, और सबसे पहले तो ये रात्रिचर पक्षी है। क्या बोलेंगे, रात्रिचर पक्षी है, जो रात्रि में ही क्या है, घूमता है, पहली बात। और ये जो अपने को देखता है, ये केवल 2 रंगों में देखता है, सफेद और काला, ये भी प्रश्न आता, सफेद और काला। तीसरी बात क्या याद रखनी है, ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। कैसे घुमा सकता है, 270 डिग्री तक, मान लीजिए, यानी जो पीछे की ये 90 डिग्री है, ये इस तक नहीं जा सकता, बाकी जो ये आगे है, यानी इसको यहां तक इस सारे को वो अपनी गर्दन को क्या कर सकता है, घुमा सकता है। ये बात ध्यान रख लेना, बस पीछे का 90 डिग्री नहीं घुमा सकता, इसीलिए 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो भैया क्या बोलेंगे, 270 बचेगा। और 270 को उल्लू अपनी गर्दन को घुमा सकता है, केवल 90 डिग्री को नहीं घुमा सकता, ठीक है, ये भी बात आप समझ लेना। ये पीछे के 90 डिग्री तक नहीं घूम पाएगी, बाकी 270 डिग्री घूम जाएगी। आगे, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते, यह लिपि आधारित होती है। भैया ब्रेल लिपि किसके लिए होती है, जो दृष्टिबाधक होते हैं, यानी जिनको दिखाई नहीं देता, उन लिपि की। और इसकी खोज किसने की थी, तो फ्रांस के एक व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था लुइस ब्रेल। क्या नाम था जी उनका, लुइस ब्रेल इनका नाम था, लुइस ब्रेल। कहां के रहने वाले थे ये भैया, फ्रांस के रहने वाले थे, ये भी बात आप समझ लेना। अब किन बिंदुओं पर आधारित कितने बिंदु होते हैं, तो याद रखेंगे भैया 6 बिंदु होते हैं, और यहां से प्रश्न आता ही आता है। 6 बिंदु होते हैं और 64 अक्षर होते हैं टोटल, 6 बिंदुओं पर आधारित 64 अक्षर होते हैं। और मोटे एवं उभरे हुए क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, जिनको क्या होता है, यानी
फील करके, जब हम उंगलियों को फिराते हैं तो फील करके उनको क्या है, समझा जा सकता। इन तीनों में से कोई सा भी क्या है, प्रश्न आ सकता है, समझा जा सकता है। ध्यान रख लेना इन तीनों में से। बाकी ये आपको ऑप्शन जरूर आते हैं, इनको ध्यान रख लेना, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। आगे आएंगे, बस लास्ट चल रहे हैं, लेकिन पूरे 30 प्रश्न है, ध्यान रख लेना। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टोपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। टोपियोका का, नारियल तो आप समझ गए, टोपियोका क्या बोलते हैं, साबूदाना। ये खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, ध्यान रख लेना। और ये आंगन में बोए जाने वाले पौधे होते हैं, ठीक है जी। और ये कहाँ बोए जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, और यही पूछा मेरे हिसाब से, तो क्या याद रखिएगा भैया, टोपियोका नारियल तो कहाँ, केरल में बोए जाते हैं। कहाँ बोए जाते हैं, केरल में। क्यों, इन्हें तापमान की तो होती है अधिक आवश्यकता, तापमान चाहिए अधिक, और दूसरा आर्द्रता भी कैसी चाहिए, अधिक। दोनों चीज इनको अधिक चाहिए, ध्यान रख लेना, दोनों चीज अधिक चाहिए, तापमान और आर्द्रता। इसलिए कहाँ उगाए जाते हैं, केरल में, और आंगन में उगाए जाते हैं, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। साबूदाना होता है, और नारियल को आप समझते हैं, नारियल में, ठीक है। आगे आएंगे, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में सबसे प्रभावी तरीका, यानी आपको कक्षा 5 के बच्चों में क्या है, जिज्ञासा करनी, क्यूरियोसिटी। लिखित कार्यों में उन्हें अधिक अभ्यास देंगे। लिखित कार्य में अगर आप उन्हें अभ्यास देंगे तो वो मानेंगे ही नहीं, वो समझेंगे नहीं। अक्सर इकाई परीक्षण का आयोजन करके, तो क्या बोलेंगे, अक्सर इकाई परीक्षण नहीं जी भैया, अक्सर वाले शब्द तो बिल्कुल गलत होते हैं, परीक्षण भी कम कराएंगे। गहन जांचपरक और कल्पना प्रश्न पूछना, सबसे प्रभावी तरीका पूछा जिज्ञासा, तो क्या बोलेंगे, गहन जांचपरक कराओगे तो वो भाग जाएंगे छोड़ के, क्योंकि उनकी बच्चों की इतनी ना तो कल्पना शक्ति मजबूत है, ना वो रिसर्च कर सकते हैं। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, जब हम उन्हें क्या करेंगे, हस्तपरक यानी हाथ से बनी हुई कोई चीजें, और उनको इस चीज का क्या कराएंगे, अनुभव प्रदान कराएंगे, जब भी क्या होगी, उनके लिए सबसे अधिक होगी प्रभावी ईवीएस, ठीक है जी। आगे आएंगे, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है। हरप्रीत कौन है जी, एक शिक्षक है। अब वो क्या है, शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है, कार, स्कूटर आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन न रखें। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है भाई, कई बार काम आते हैं ये, ऐसा थोड़ी है। घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना, ये भी गलत है। अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। देखो यहां से सुझाव क्या दिए जाएंगे, पहले तो ये सुझाव बिल्कुल गलत है, ठीक है, ना रखे। घर से बाहर अक्सर आना, ये भी गलत है। अब सी और डी में से कौन सा बेहतर है, आप बताओ। उसने कहा अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना, ये बात बिल्कुल सही है, सुझाव बहुत अच्छा है। दूसरा, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ये भी सही है। लेकिन हमें बेहतर देखना, बेहतर, और बेहतर वो है जो सभी लोगों पर उसका प्रभाव पड़े, यूनिवर्सल। तो सबसे बेहतर क्या है जी, डी है। इसका उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, भारी समाज पर पड़ेगा, और पर्यावरण पर भी पड़ेगा, सब चीजों पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए डी यहां सबसे सही है, क्योंकि हमें इस चीज को पर्यावरण से जोड़कर भी देखना है। जब हम सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण भी कम होगा, यानी जो कार्बन पदार्थ हैं, जो पेट्रोल डीजल हैं, उनकी भी खपत कम होगी, यानी बजट भी हमारा अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो डी बिल्कुल सही है। आगे आएंगे, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वे प्रश्न पत्र समय निम्न चरणों में क्रम नहीं है का अनुपालन करें। यानी रश्मि को एक चीज बताई जाती है ना, ये रश्मि है, उन्होंने कहा रश्मि को सिखाया जाता है वे प्रश्न पत्र बनाते समय क्या क्या चीज क्रम में रखे, जो क्रम में नहीं है उनका अनुपालन। प्रश्न लिखना, भाई पहले प्रश्न थोड़ी लिखेगी, पहले रूपरेखा डिजाइन, पहले रूपरेखा तैयार करेगी, बिल्कुल सही है, यानी पहले ये रूपरेखा, ठीक है जी, डिजाइन तैयार करेगी। प्रश्न पत्र का संपादन नहीं जी, ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। उसके बाद क्या, ब्लूप्रिंट, तो क्या बोलेंगे, एक, उसके बाद ब्लूप्रिंट, यानी कैसे कैसे प्रश्न पत्र हम रखेंगे, ठीक है जी, ये ब्लूप्रिंट हो गया जी, ठीक है जी। उसके बाद क्या, प्रश्न लिखे जाएंगे, तीसरा, यहाँ लिखो तीसरा। उसके बाद ये प्रश्न लिखे जाएंगे यहाँ, ठीक है जी, ये प्रश्न हो गए जी, ठीक है जी। और उसके बाद क्या, प्रश्न पत्र का संपादन, यानी फिर उनको पब्लिश करा देंगे, 4। अब देख लो, सही देख लो, इसमें पहला रूपरेखा, यानी दूसरा सबसे पहला है, 2 कहाँ है, पहले 2 सही है। उसके बाद 4 ब्लूप्रिंट तैयार करना, 4 सही है। उसके बाद तीसरा एक प्रश्न लिखना, भाई बिल्कुल ए सही है, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ध्यान रख लेना। और सबसे लास्ट में क्या आ रहा है भैया, 3 प्रश्न, ये यानी प्रश्न पत्र का क्या करना, संपादन करना, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे चलो, नेक्स्ट प्रश्न,
हाथियों के विषय में नीचे दिया गया और कौन सा कथन सही है। पहली बात तो भैया हाथियों से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, हाथियों से प्रश्न आएगा ही आएगा। कैसे? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। पहली बात समझे, जब गर्भ से हाथी का बच्चा निकलता है, गर्भ से निकला बच्चा, उसका जो औसत वजन होता है वो कितना होता है? 100 किलोग्राम भार होता है। ठीक है जी, औसत बच्चे का। पहली बात ये समझो। ठीक है जी, गर्भ से निकला बच्चा, गर्भ से निकला जो बच्चा होता है उसका औसत 100 किलोग्राम भार होता है, लेकिन उन्होंने 3 महीने की बात कही है। अच्छा जी, टोटल कितना होता है? अगर यानी उम्र, पहले अब इसकी उम्र ध्यान रखो, तो उम्र कितनी होती है? लगभग 70 वर्ष। उम्र कितनी होती है? लगभग 70 वर्ष। अच्छा जी, वजन कितना होता है उसमें औसत? तो ध्यान रखेंगे 30 से 40 क्विंटल यानी लगभग 4000 किलोग्राम। ठीक है जी, और ये भी बात समझ लेना। और सोते कितने, ये भी पूछा जाता है, 2 से 4 घंटे। ठीक है, और इनकी नेता कौन होती है, ये भी पूछा जाता है, वरिष्ठ हथनी। ये 3-4 चीजें पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, गलत है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये भी नहीं है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। भाई 2 कुंटल नहीं है वयस्क एक दिन में, लेकिन कितनी खा लेता है? तो ध्यान रखेंगे 60 से 70 किलो, यानी भोजन कितना है उसका? 60 से 70 किलो वो क्या कहा जाता है? भोज्य पदार्थ यानी जो वो होते हैं आप उसकी पेड़ पौधे की टहनियां होती है। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे? ये भी गलत है। तो सबसे सही क्या है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो भार होता है वो सामान्यतः कितना होता है? 2 क्विंटल होता है। गर्भ में 100 किलोग्राम भार होता है, और दूसरा 3 महीने के बच्चे में कितना? 2 क्विंटल होता है, और उम्र कितनी होती है? 70 वर्ष। वजन कितना होता है? 30 से 40 क्विंटल। सोता 2 से 4 घंटे। नेता इसकी वरिष्ठ हथनी होती है। भोजन कितना खाता है? 60 से 70 किलो खा जाता है दिन प्रतिदिन। और इनमें से 1% आपकी कोई ना कोई सी में बन जाएगा। आगे आएंगे। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित करेगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है, यानी अगर 1 महीने बिजली ही चली जाए तो क्या होगा, इसके बारे में क्या करनी है? चर्चा करनी है। देख लो भाई, बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। ये बात तो सही है भाई, ये बात तो सही है। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ये बात गलत। इसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है। वो सोचेंगे कि अगर लाइट चली गई 1 महीने के लिए तो क्या होगा, इमेजिन करेंगे। चिंतन पर अब क्या होगा, चिंतन करेंगे, भी सही है। समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना, ऐसा नहीं है। ये जब होगा जब खपत ज्यादा होगी तब इस तरह की बात। बिजली के स्रोतों के बारे में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए छोटे बच्चे हैं, स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे आएंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? और भैया मधुमक्खी से प्रश्न आता ही आता है, ध्यान रख लेना। मधुमक्खी पालन करने को क्या कहा जाता है? ध्यान रख लेना। तो एपी कल्चर, क्या याद रखेंगे? एपी कल्चर कहा जाता है। सबसे अच्छी अवधि जो मानी जाती है तो ध्यान रख लेना अक्टूबर से दिसंबर। क्या बोलेंगे? अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छी अवधि। ठीक है जी। और तीसरी बात, उनको कृत्रिम पालन करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बक्से की जरूरत होती है। वो प्राकृतिक फल फूल पर आधारित होते हैं, प्राकृतिक फल फूल पर निर्भर करती है मधुमक्खी, प्राकृतिक फल फूल पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोलेंगे। जुलाई से सितंबर नहीं जी, अप्रैल से जून नहीं, अक्टूबर से दिसंबर, ध्यान रख लेना। और यहां से पूछा ही जाता है। और बिहार में ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। सर्वाधिक कहां होता है भैया? बिहार में होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है जी। और निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है? ये भी ध्यान रख लेना। निर्यात कौन करता है शहद का और मधुमक्खी का? तो पंजाब। ठीक है जी, ये भी याद रखना। और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, खेजड़ी। देखो ये खेजड़ी मैंने बताया ना, खेजड़ी हो, रेगिस्तानी ओक हो, इनसे प्रश्न आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको भी। क्या है जी? सही कथन बताना है। यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता। पहला क्या? रेगिस्तानी क्षेत्रों में, बिल्कुल बात सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है जी। इसे कम जल की आवश्यकता होगी, जब तो इसको राजस्थान में बोया जाता है। तीसरा, यह छायादार वृक्ष जिसकी छाया में बच्चे
खेलना पसंद करते हैं, तीसरा भी सही है। यह अपने तल में जल एकत्र करता है और पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये गलत है। पहली बात तो रेगिस्तान में जल ही कम रहता है और इस प्रकार जल कम है और ये जल ज़्यादा एकत्र करेगा तो और पानी की समस्या होगी, वैसे ही रेगिस्तान क्षेत्र में जल की समस्या होती है, तो डी गलत है। जिसमें 1 2 3 सही हो वो सही हो जाएगा। अब देख लो डी में सही है 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, इसके तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो आज के हमने 30 प्रश्न पढ़ लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको क्लास पसंद आई क्योंकि मैंने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं। और पहले अगर आपने इससे पहली वीडियो भी नहीं देखी है जाकर तो उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ 30 में से 30 तो लाने हैं, सीटेट में लाने हैं, उसके बाद सुपर टेट की जगह आएंगी, उसमें भी ये फायदा करेंगे। केवल क्वालिफाई नहीं करना है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सारी आपकी जो मेहनत है सुपर टेट में काम आएगी, ध्यान रख लेना। ठीक है, और सुपर टेट में वही बच्चे कारगर होते हैं, कामयाब होते हैं जो सीटेट या यूपी टेट में अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एक बार अंत में ये जरूर बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी, जैसी भी लगी हो, जैसी आपको देखने में लगी। और इसको 2x पर या 1.5x पर करके देख सकते हैं स्पीड, जैसे आपको सहूलियत लगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, तो मुलाकात कल होगी फिर लाइव क्लास में 4 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना बिल्कुल मन से पढ़ाई करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।